दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब सियासी सवाल खड़े होने लगे हैं। पोस्टर वार शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वार भी तेज है। विपक्ष भी इसमें आ गया है। विपक्ष भी सवाल कर रहा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद क्या बीजेपी अपने साथ खड़े उन भ्रष्टाचारी नेताओं पर भी कार्रवाई करेगी जिन पर भी कार्रवाई हो रही थी, लेकिन थामन उन्होंने जैसे ही बीजेपी का थाम लिया वो पाक साफ हो गए। पोस्टर वार में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी समेत विपक्ष उन मामलों की सूची के साथ बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहा है और पूछ रहा है कि आखिर इन नेताओं पर कार्रवाई कब होगी। इस पोस्टर में कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद केंद्रीय एजेंसियों के जरिए उनके खिलाफ मामले बंद कर दिए गए या फिर जांच धीमी कर दी गई। ऐसे में क्या पापियों को भी पसंद के आधार पर बीजेपी छोड़ेगी या अपनाएगी? सवाल वही है जो बीजेपी से लगातार पूछा जाता है कि क्या बीजेपी एक वॉशिंग मशीन बन गई है जिस पे भ्रष्टाचारी आता है और पाक साफ होकर निकल जाता है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। जो पोस्टर जारी किया गया है उस पर सवाल है कि नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा, भावना गावली, यशवंत जाधव, एमएलए यामिनी जाधव, प्रताप सरनायक, बीएस येदुरप्पा आखिर ये भ्रष्टाचारी हैं या नहीं? इन पर कार्रवाई कब होगी? इन सब पर बड़े बड़े संगीन भ्रष्टाचार के आरोप हैं। बावजूद इसके इन पर ना तो कार्रवाई होती है, ना ही कभी कोई एजेंसी इनके घर द्वारे पर पहुंचकर कोई जांच करती है। क्या वजह यह है कि ये लोग बीजेपी के साथ है, बीजेपी में शामिल हैं, इसलिए जांच को धीमा कर दिया गया है या बंद कर दी गई है? ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी किसी वॉशिंग मशीन की तरह है जिसका इल्जाम विपक्ष लगातार लगाता रहा है कि बीजेपी में अगर अपराधी आएगा उसे शामिल कर लिया जाएगा तो वो बीजेपी में शामिल होते ही निरपराध हो जाएगा। क्या करप्शन इस तरह से मिटाने की बात बीजेपी करती है? क्या सभी दाग बीजेपी में जाने से धुल जाएंगे? नारायण राणे को 300 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी भी बनाया गया था, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद जांच का क्या हुआ? शुभेंदु अधिकारी को नारदा स्कैम में आरोपी बनाया गया, बीजेपी से जुड़ने के बाद जांच का क्या हुआ? हेमंत विश्व शर्मा घूस लेने के मामले में आरोपी है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जांच बंद हो गई। इसी तरह आरोपियों के नाम के साथ साथ किसी ना किसी मामले को लेकर अगर हम देखें तो जो जो बीजेपी में जाता रहा उसकी जांच को धीमा कर दिया गया। कई अखबारों ने इसे रिपोर्ट किया। शिवसेना से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले नारायण राणे पर मनी लॉन्ड्रिंग, जमीन घोटाले के इल्जाम लगे। शिवसेना के बाद वो कांग्रेस पे गए और वहां के बाद उन्होंने नई पार्टी बनाई। 2019 में वो बीजेपी में आ गए। फिर क्या हुआ? तमाम जांच धीमी पड़ गई। हेमंत विश्व शर्मा, उन पर जल आपूर्ति घोटाले के इल्जाम है। इस घोटाले को लुई बर्जर केस के नाम से भी जाना जाता है। बीजेपी ने शर्मा के खिलाफ अभियान चलाया था और उन्हें प्रमुख संदिग्ध बताया था, लेकिन जब वो बीजेपी में आ गए तो जांच का क्या हुआ? शुभेंदु अधिकारी नारदा स्कैम से लेकर शिक्षा भर्ती घोटाले तक के सीधे इल्जाम ममता बनर्जी ने इन पर लगाए। आखिर हुआ क्या? बीजेपी में जाते ही सभी आरोप उनके ऊपर से क्या उतर गए? भावना गावली पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। भावना गावली के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। ईडी की कार्रवाई तेज हुई थी, उनके करीबियों की गिरफ्तारी होने लगी, तभी भावना गावली ने उद्धव का साथ छोड़ा और एकनाथ शिंदे के साथ आ गई। एकनाथ शिंदे जो बीजेपी के साथ मिलकर अब मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में सारी जांच रुकवा दी गई। यशवंत यादव पर कोविड के दौरान अपने रिश्तेदारों के खातों में 15 करोड़ रुपए डाइवर्ट करने के आरोप बीजेपी के नेताओं ने ही लगाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी 40 संपत्तियों को जब्त किया, लेकिन उन्होंने भी एकनाथ शिंदे का दामन थामा और सारी जांच की आंच उनसे दूर हो गई। यशवंत यादव की पत्नी जो भायकला से विधायक है, यामिनी जाधव, वो इन तमाम आरोपों में घिर रही थी। हुआ क्या? विधानसभा के भीतर उन्होंने बीजेपी का समर्थन कर दिया और सारे आरोप उनसे हट गए। ईडी की जांच हल्की पड़ गई और तमाम अधिकारी जो बार बार उनके दरवाजे पर जाकर उनके फ्लैट और उनकी तमाम संपत्तियों की जांच कर रहे थे, कर चोरी के आरोप लगा रहे थे, वो तमाम अधिकारी अब वहां दिखाई नहीं देते। बीजेपी के समर्थन की वजह से क्या ये फायदा हुआ? प्रताप सरनायक, इनके खिलाफ ईडी ने 11 करोड़ 35 लाख की प्रॉपर्टी को जब्त किया था। NSEL घोटाला मामले में इनका नाम आया था। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इन पर कार्रवाई हो रही थी। अचानक से पलटी मारी और एकनाथ शिंदे के साथ जा बैठे। हुआ क्या? तमाम जांच रुक गई। बीएस येदुरप्पा,
कर्नाटक में इनके नाम को लेकर भ्रष्टाचार को जोड़ा गया और इसको लेकर चुनाव भी लड़े गए। भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे। कोयला खनन से लेकर तमाम तरह के भ्रष्टाचार इनके साथ जुड़ते गए। मुख्यमंत्री बने बीजेपी के और तमाम आरोप उनसे हटते चले गए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भ्रष्टाचार के भी सियासी मायने होते हैं? भ्रष्टाचार के जरिए जो पैसा आता है, पार्टियां उसका इस्तेमाल अपने चुनावी फंड में करती हैं, प्रचार प्रसार में करती हैं, अपने आप को और ज़्यादा बड़ा करने में करती हैं। तो क्या भ्रष्टाचारियों का साथ देकर पार्टियां उनकी हौसला अफजाई करती हैं और विपक्ष के जो भ्रष्टाचारी हैं या भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट नेता हैं, उन पर कार्रवाई करके ये बताने की कोशिश होती है कि भ्रष्ट तमाम विपक्ष के नेता हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार एक्शन में है। ऐसे में अपना भ्रष्टाचार पाक साफ है और दूसरे का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। इन तमाम मापदंडों के बीच में सियासत किस तरफ बैठ रही है, किस तरफ जाएगी, आने वाले वक्त में ये तय करना होगा देश के मतदाताओं को भी कि आखिर वो पाक साफ छवि वाले उन नेताओं के साथ खड़े होंगे जिनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी नहीं होता है, या फिर उन पार्टियों के साथ जो लगातार भ्रष्टाचार के साथ जुड़े नेताओं को अपने साथ मिलाती चली जाती है और फिर भ्रष्टाचार के नाम पर ही वोट हासिल करती है।